Hello everyone, this is Rajesh. Welcomes you in this video and welcomes you in Get Masters. Get Masters में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे अभी तक हमने जो आरसीसी का अभी सीरीज जो चल रहा है उसमें हमने अभी तक बातें की थी। शियर और टॉर्सन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो उसके पार्ट में बॉन्ड बाकी था। तो बॉन्ड यहाँ पे अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड, एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे प्रोवाइड करते हैं और बॉन्ड स्ट्रेस क्या, सब कुछ के बारे में यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि ये शायद में भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग कॉलम, फुटिंग और स्लैब का पार्ट करेंगे और फिर प्री स्ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आपका जो वीडियो है, अभी तक ये 21st लेक्चर है, ठीक है, 21वां लेक्चर है ये, और अभी तक टोटल इससे पहले 20 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो उसमें आरसीसी का जो भी पार्ट था इससे पहले का सब कुछ हमने डिटेल में अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, वो वीडियो आपसे अगर मिस हो गया है, तो यूट्यूब पे आप सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से, ठीक है। तो बाकी जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारा जो पेज है उसको जरूर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो टॉपिक है हमारा बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है कि हमने जब कंक्रीट बनाते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का कोई भी सेक्शन अगर आरसीसी से डिजाइन करते हैं तो उसमें दो ही चीज मेन होते हैं, एक कंक्रीट और दूसरा स्टील। तो कंक्रीट और स्टील के बीच में कुछ बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो उसी के बॉन्ड का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड क्या होता है और उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे हमारा ये स्टील है ये, और ये जो है हमारा पूरा सेक्शन जो बाहर का आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है। इसमें ये स्टील है, ठीक है। तो यहां पे कुछ स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। अगर कुछ टेंसाइल फोर्स अगर यहां पे जनरेट होगा तो कुछ स्ट्रेस यहां लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रेस क्यों जनरेट होगा, क्योंकि कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड है और दोनों जो एक्ट करते हैं दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्लिपेज अलाउ नहीं करते हैं। अगर स्लिप हो जाए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे कंक्रीट और स्टील जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिपेज हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे रोकने के लिए कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है किसी का स्टील और कंक्रीट का, तो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो है हम लोग इसका डिजाइन करते हैं बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस यहाँ लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कभी भी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी हाल में जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो यहाँ पे अगर मान लीजिए टेंसाइल फोर्स यहाँ जनरेट हुआ किसी लोडिंग के कारण, लोडिंग लगा, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जो भी लगे, तो उसके कारण कुछ टेंसाइल फोर्स यहाँ जनरेट होगा। तो उस टेंसाइल फोर्स के कारण कुछ बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है उसमें। तो उसी बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू जो है कभी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू से कम ही होना चाहिए और कभी भी इससे बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेस की बातें हो गई। और उसके बाद जो है हम लोग ये बॉन्ड स्ट्रेस समझने के लिए इतना काफी है। तो और उसके बाद जो है हम लोग एनालिसिस जैसे करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है और उसके बारे में हम लोग अब डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ जो है ये देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, बॉन्ड है, एंकरेज है एंड डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये तो बॉन्ड हो गया, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड बोलेंगे।
और ये जो लेंथ है इसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। एलडी से इसको डिनोट करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इंक्रीज मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। अगर किसी के बीच में अगर किसी को मतलब जोड़ दिए हैं, कुछ पार्ट अंदर गया हुआ है उसके बाद जोड़ा फिक्स किया हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई ये बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट होगा, ठीक। तो इसका क्रॉस सेक्शन हम मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर एक स्टील है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ से दिखेगा, जो क्रॉस सेक्शन में ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, और कुछ इसको क्या करते हैं अंदर तक इनकाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ तक जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ, एलडी डेवलपमेंट लेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए और इस पे कुछ लोड लग रहा है, यूडीएल टाइप का कुछ लोड लग रहा है, मान लीजिए डब्ल्यू, ठीक है। तो इस लोड के कारण शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी इसमें जनरेट होगा, ठीक। इसको ये पुट कर देते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो इसमें कुछ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो इस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण जो इसमें बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, उसी के बारे में यहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो उसके कारण मान लीजिए ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यहाँ लग रहा है, तो इसके कारण कुछ टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट के कारण टेंसाइल फोर्स कुछ जनरेट होगा। तो उस टेंसाइल फोर्स को यहाँ पे जो है उसका वैल्यू, ये बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, टेंसाइल फोर्स का वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमेशा कम होना चाहिए। बहुत हुआ तो इक्वल हो गया, इक्वल जब होगा तो उस केस में हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम इक्वल करेंगे, इक्वल के केस में जब इक्वल करेंगे तो वहां पे मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है इसी को हम लोग टॉ बीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस को टॉ बीडी से। तो ये जो टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स जो जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा एक ही स्टील है यहाँ पे, ठीक है, एक ही स्टील है, तो एक ही स्टील टोटल टेंसाइल फोर्स लेगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.87 FYAST, ठीक है, 0.87 FYAST इसका वैल्यू हो जाएगा। किस केस में, LSM के केस में। और अगर WSM में जाए तो ये हो जाएगा सिग्मा ST AST, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स हो गया, इसका वैल्यू बहुत होगा तो इक्वल होगा, इक्वल होगा किसके, बॉन्ड स्ट्रेस के कारण जो फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स ये रेसिस्ट कर सकता है उसके इक्वल। तो मान लीजिए टॉ बीडी जो है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस है इनटू एरिया। एरिया कौन सा, किस क्रॉस सेक्शन पे किस पे लगेगा, जो ये स्ट्रेस है बॉन्ड स्ट्रेस वो कहाँ लगेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सरफेस है, क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, क्रॉस सेक्शन तो इसका सर्कुलर है, ठीक है। कोई भी स्टील होता है तो स्टील का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और इस सरफेस पे लग रहा है, यानी कि जो ये मान लीजिए ये आपका स्टील है, ठीक। तो ये क्रॉस सेक्शन है और ये जो आपका ये सरफेस यहाँ पे, यहाँ से जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इस सरफेस पे, क्योंकि ये अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट के अंदर ये गया हुआ है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा बॉन्ड स्ट्रेस वो इस सरफेस पर डेवलप होगा, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पे डेवलप नहीं होगा। तो ये जो सरफेस एरिया है बाहर से उसका जो ये फ्रस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है, उस पर जनरेट होगा ये। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जैसे सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल ही है एक तरह से, जो स्टील होता है हमारा वो सिलेंड्रिकल ही होता है। तो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, तो सरफेस एरिया यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2πr, ठीक है, 2πr इंटू क्या, इंटू ये लेंथ, ठीक है। 2πr तो ये मतलब पेरीमीटर हो गया, इंटू लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे LD, लेंथ तो LD ही है ना, कितना जो इनकर्ड पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो अगर इनकर्ड पार्ट हमारा LD है, डेवलपमेंट लेंथ, तो उतना ही पे हमारा बॉन्ड स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2πr इंटू LD, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं
टॉ बी डी इंटू पाई इंटू डाया को फाई से डिनोट करते हैं इंटू एल डी। ठीक, ये क्या है, ये फोर्स जो है इतना रेसिस्ट कर सकता है हमारा ये बॉन्ड। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वल अगर इसके कर दें, ठीक है, तो टॉ बी डी का वैल्यू अगर हम इसके इक्वल कर दें, टॉ बी डी इंटू ठीक है, पाई इंटू डाया इंटू एल डी इंटू टॉ बी डी इक्वल टू 0.87 FY/AST। LSM और WSM में क्या डिफरेंस है, बस यही सिग्मा ST के जगह पे 0.87 FY/AST कर देंगे, हमारा LSM बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसके इक्वल कर दिए। यहां से अगर डेवलपमेंट लेंथ अगर निकालें, डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या हो जाएगा, 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई पाई इंटू डाया इंटू टॉ बी डी। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो यहां अगर AST जो है, AST क्या है, AST क्या है यहाँ, तो AST जो है हमारा ये हो जाएगा डाया ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे डाया ऑफ स्टील अगर पुट करें, यहाँ पे अगर एरिया का वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, अगर एक ही स्टील है तो। ठीक है, अगर एक स्टील है तो ये π/4 इंटू डाया का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक, पाई और पाई कैंसिल कर सकते हैं, 4 को नीचे ले आइए, 4 को नीचे ले आइए और एक फाई से एक फाई कैंसिल। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गया, एल डी इक्वल टू 0.87 FY इंटू 5/4 इंटू टॉ बी डी, 0.87 FY इंटू डाया ऑफ बार डिवाइडेड बाय 4 इंटू बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, यहां से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ आराम से निकाल लेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ मीन्स कितना हम लोग कितना अंदर तक हम लोग इंकर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो है हमारा डेवलपमेंट लेंथ आ गया। अगर इसी तरह से अगर WSM से करना है तो 0.87 FY की जगह पे सिग्मा ST हो जाएगा। तो ये LSM का के लिए हो गया, और अगर WSM के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टॉ बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा WSM के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इससे डेवलपमेंट लेंथ निकल जाएगा। तो इसमें जो है आपको क्या क्या अननोन है, एक तो डेवलपमेंट लेंथ आपको निकालना है, सिग्मा ST आपको स्टील का ग्रेड पता रहेगा तो वहां से आपको मिल जाएगा, और डाया ऑफ बार हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा डाया देंगे। तो यहाँ से भी ये भी अननोन नहीं है, 4 तो अननोन नहीं है, टॉ बी डी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू अब हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू जो है IS कोड में दिया हुआ है। IS कोड अगर आप क्लॉज नंबर 26.2.1.1, ठीक है, 26.2.1.1 क्लॉज अगर निकालेंगे तो वहां पे आपको बॉन्ड स्ट्रेस दिया रहेगा, किसके लिए, प्लेन स्टील के लिए। प्लेन स्टील मीन्स माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए यहाँ पे आपको कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है आपको कोड में दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा प्लेन स्टील के लिए। प्लेन स्टील मीन्स माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए आपको ये मिल जाएगा, और इसका जो वैल्यू है जैसे कोड में जो दिया हुआ है 26.2.1.1 क्लॉज नंबर में, तो वहां से ये वैल्यू हम आपको यहाँ पे बता भी देते हैं। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, M25, M30, M35, M40 एंड एबव। ठीक है, ये ग्रेड है कंक्रीट का। तो जो टॉ बी डी है इसके लिए माइल्ड स्टील है। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील मीन्स प्लेन स्टील। ठीक है, तो इसके लिए टॉ बी डी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, जैसे M20 है तो इसके लिए 1.2। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए 1.2 और M20 के लिए 1.2
और M25 के लिए 1.4, M30 है तो 1.5, M35 है तो 1.7 और M40 एंड एबव ग्रेड का है तो 1.9। ठीक है, ये वैल्यू आपको टॉप ईडी का लेना होगा। ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है टेंशन के लिए, माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील जब हमारा टेंसाइल एनफोर्समेंट के लिए माइल्ड स्टील जब यूज होगा तो उस केस में जो ये बॉन्ड स्ट्रेस है उसका वैल्यू ये हो जाएगा, जैसे M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो 1.2, 25 है तो 1.4, 30 है तो 1.5, अगर M35 है तो 1.7 और M40 या फिर उससे ज्यादा ग्रेड का है तो उसके लिए 1.9। और अगर यहाँ पे तो माइल्ड स्टील है और टेंशन है, ठीक है, दो केस है यहाँ पे, इसमें रेस्ट्रिक्शन। तो अब मान लीजिए माइल्ड स्टील नहीं है, हमारा डिफॉर्म बार है। ठीक है, अगर डिफॉर्म बार आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो माइल्ड स्टील और डिफॉर्म बार को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो माइल्ड स्टील होता है उसमें जो उसका सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, और जो डिफॉर्म बार होते हैं तो डिफॉर्म बार का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा उसमें ग्रिप बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ग्रिप जिसमें हो उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्म बार, और जिसका सरफेस स्मूथ हो उसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफॉर्म बार के लिए क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉर्म बार में अगर हमें टॉप ईडी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस अगर निकालना है तो बॉन्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 60% बढ़ जाएगा। यानी कि जो ये मतलब ये माइल्ड स्टील प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ प्लस 60% हो जाएगा। ठीक है, 60% माइल्ड स्टील में इंक्रीज कर देंगे तो ये डिफॉर्म बार का हमारा टॉप ईडी आ जाएगा, यानी कि 1.6 ऑफ टॉप ईडी फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, 1.6 टाइम्स हो जाएगा, 60% इंक्रीज कर दिए, क्वेश्चन खास करना। अब अगर ये टेंशन के लिए था, टेंसाइल अगर टेंशन साइड में अगर हमने माइल्ड स्टील यूज किया है तो उस केस में ये वैल्यू था। अगर टेंशन साइड में हमने डिफॉर्म बार यूज किया है तो 1.6 टाइम्स ऑफ माइल्ड स्टील के लिए जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस आया हुआ था उसके बराबर है। अगर इसी को हम लोग कंप्रेशन साइड में यूज करेंगे तब क्या होगा, तो कंप्रेशन साइड में जब यूज करेंगे अगर स्टील को हम लोग कंप्रेशन स्टील के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन साइड में जो रेनफोर्समेंट हमने दिया है उसके बॉन्ड स्ट्रेस का 25% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो 25% प्लस 25% ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, टेंशन स्टील। तो यहाँ पे एक बात आती है, अगर मान लीजिए हमारा बार जो है वो डिफॉर्म बार है और हमने उसको कंप्रेशन में यूज किया है, तब क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिफॉर्म बार के बॉन्ड स्ट्रेस में। अगर डिफॉर्म बार के बॉन्ड स्ट्रेस में हमने कन्वर्ट कर दिया तो अब क्या बचा, उसको कन्वर्ट करना कंप्रेशन, क्योंकि वो टेंशन था, अब टेंशन को कंप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1.6 टाइम्स करना है ओरिजिनल जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसका माइल्ड स्टील के लिए, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके डिफॉर्म बार में चेंज करना है। उसके बाद जो फाइनली आएगा उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारा कंप्रेशन साइड के स्टील में जो मतलब बॉन्ड स्ट्रेस होगा वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको समझते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक स्टील है हमारा Fe415 ग्रेड का स्टील है। ठीक है, Fe415 ग्रेड का स्टील है और M25 ग्रेड का कंक्रीट है और डाया हमने इसका लिया है 16 mm। ठीक है, 16 mm, और तो यहाँ पे डाया हमने 16 mm लिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंप्रेशन साइड में यूज करेंगे तब हमें कितना डेवलपमेंट लेंथ देना होगा, और अगर टेंशन साइड में यूज करेंगे इसी स्टील को तब हमें कितना डेवलपमेंट लेंथ देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोनों निकालना है। पहले टेंशन साइड के लिए निकालते हैं, तो फॉर टेंशन स्टील के लिए क्या हो जाएगा, टॉप ईडी का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। टॉप ईडी क्या हो जाएगा, टॉप ईडी का जो वैल्यू है वो
जैसे M25 है ना, तो M25 के लिए 1.4, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करना है उसके बाद किसमें, डिफॉर्म बार में। तो डिफॉर्म बार में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। डिफॉर्म बार में हो गया। अब टेंशन के लिए यूज करना है, तो टेंशन के लिए ही यूज करने के लिए 1.25 से यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1.4 इंटू 1.6 अगर कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है, एक मिनट कैलसी लेना होगा मुझे। यहां से इसका जो वैल्यू है ये आ रहा है 2.24, ठीक है, 2.24, ठीक है। तो ये टॉप ईडी आएगा। अब इसके बाद हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालना है, तो एलडी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डाया के फॉर्म में, डाया के कुछ भी रहने दीजिए, डाया अगर चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, तो डाया के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। तो 0.87 इंटू 415, रेड का स्टील है तो 415 इंटू डाया डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.24, ठीक है। यहां से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.87 इंटू 415 इंटू डिवाइडेड बाई करना है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2.24। तो यहां से जो इसका वैल्यू है वो आ जाएगा 40.3 इंटू 5, ठीक है। तो 40.3 इंटू 5 आ जाएगा। इसको हम लोग मिनिमम हमें इतना बॉन्ड, इतना डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है। तो अगर इसको होल नंबर मिले तो 41.5 लिख सकते हैं। 45 नहीं लेंगे क्योंकि मिनिमम हमें इतना चाहिए टेंशन जनरेट रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम हमें इतना चाहिए, लेकिन हम लोग सेफर साइड में जाने के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ को थोड़ा सा जो नियरेस्ट होल नंबर रहेगा उसको इंक्रीज करके वहां तक पहुंचा करके और उतना हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई बॉन्ड मतलब डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। तो डेवलपमेंट लेंथ अगर निकालें तो हम लोग टेंशन, अगर हाँ यहाँ पे हमने टेंशन के लिए निकाला, अगर कंप्रेशन के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील में टॉप ईडी क्या हो जाएगा, जो फाइनल 2.24 आया था, यानी कि इसको 1.4 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, डिफॉर्म बार में, यानी कि 1.6। अब इसको ये टेंशन साइड के लिए अगर स्टील यूज करेंगे तो उसके लिए है। तो अगर हमने कंप्रेशन के लिए यूज करना है तो क्या करेंगे, तो इसमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25% इसको इंक्रीज कर दिए। तो ये जो हमारा आया था 2.24, यानी कि 2.24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.25 से। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2.8। इसको 25% इंक्रीज कर दिए तो 2.8 हमारा आ गया बॉन्ड स्ट्रेस। तो अब यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ आराम से निकाल देना है, 2.24 की जगह पे 2.8। तो ये जो है हमारा 0.87 इंटू FY डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2.8 इंटू डाया। तो जो इसका वैल्यू है वो आपको देख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2.8। ये जो वैल्यू है 32.24 आ जाएगा। इसको क्या लेंगे, 33 इंटू डाया, ठीक है। 33 इंटू डाया इतना टाइम्स इसको ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस के केस में, यानी कि कंप्रेशन साइड में इतना हमें डेवलपमेंट लेंथ देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। तो कंप्रेशन साइड में कितना डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है, इससे तो कम ही आ रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेस हमारा बड़ा है। तो स्ट्रेस बड़ा है तो डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ बड़ा है, सॉरी ये जो है टॉप ईडी क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग इससे निकाल रहे हैं, तो ये हमारा बढ़ गया। तो क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कम भी देंगे तो कम चल जाएगा। तो वही हमने डेवलपमेंट लेंथ 33 इंटू डाया और यहाँ पे 41 टाइम्स ऑफ डाया आया है। टेंशन साइड में ज्यादा हमें डेवलपमेंट लेंथ देना होता है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से बाकी स्टील के लिए, जैसे Fe415 है तो उसके लिए अलग, Fe500 है तो उसके लिए भी, और Fe250 है यानी माइल्ड स्टील है तो उसके लिए भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए कंक्रीट का ग्रेड डिफरेंट लेकर के, ठीक है। तो आप जो है निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको जो है ये वैल्यू आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है क्या होगा। तो आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे Fe250 ग्रेड का है यानी कि माइल्ड स्टील है, तो उस केस में
M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट यूज हो रहा है तो उस केस में 46 डाया इंटू 46 टाइम्स डाया होगा, और M25 यूज हो रहा है तो 39 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें टॉपिक जो है इसके बाद कि इसको चेक करना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेस जो है, मान लीजिए जो बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है टेंशन फोर्स के कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर वो स्ट्रेस यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर तो डायरेक्ट फेल कर गया, लेकिन उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा करके। अगर लोड लग रहा है, लोड को तो जो डिजाइन लोड होगा वो तो हमें दिया जाएगा, जैसे कोई रास्ता है, कोई कुछ भी कोई स्ट्रक्चर है जिसपे जितना लोड पड़ना है वो तो पड़ेगा ही उस पर। अगर तो उसको हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। सरफेस एरिया जो है, आपको जो स्ट्रेस लग रहा है किस पे लग रहा है, सरफेस एरिया पे लग रहा है। तो उस सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर देखिए 16 mm डाया का स्टील है तो, और उसका कुछ लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ कुछ होगा, तो सरफेस एरिया जो होगा, अगर हम लोग वैसा ही स्टील 2 यूज कर लेंगे तो सरफेस एरिया ही नहीं बढ़ा, यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील है वो भी बढ़ गया। एरिया ऑफ स्टील बढ़ने के कारण उसका निगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाएगा कि टेंशन, जो हमारा टेंशन फोर्स था वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स भी बढ़ गया और इधर स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, तो हम ये काम नहीं करेंगे जिससे फोर्स भी बढ़ जाए। हम ऐसा काम करेंगे जो हमारा एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट रहे, ठीक है। जैसे 16 mm डाया था, तो 16 mm डाया के कारण जो एरिया ऑफ स्टील था उतना ही रहे, और लेकिन हमारा क्या हो, ये जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो है स्टील का वो बढ़ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट रख करके, और यानी कि कुछ ऐसा बार ले लेंगे, ऐसा कुछ डाया बार ले लेंगे, जो भी कुछ ऐसा, मतलब ऐसे डाया का बार लेंगे जिससे हमारा एरिया ऑफ स्टील नहीं बढ़े, ठीक है। यानी कि अगर 16 mm डाया का बार है, ठीक है, तो कुछ कम ले लेंगे, कुछ कम, जैसे 16 mm डाया का अगर एरिया निकाले तो कितना होता है, तो 16 mm का 64 इंटू पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200 के आसपास। और अगर हम लोग ये 200 हो गया, अगर हम लोग 8 mm डाया बार का निकाले तो कितना हो जाएगा, 8 mm डाया का 16 पाई हो जाएगा, ये 50 ही आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा बार 4 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 8 mm डाया का 4 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 बार लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा 4 बार ले लेंगे तो उस केस में हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ स्टील तो कांस्टेंट है ना। एरिया ऑफ स्टील अगर 50 है, 8 mm डाया का एरिया कितना है 50, और इसका 200, ठीक है, इसका 200 है। तो अगर 8 mm डाया का 4 बार अगर ले ले तो सरफेस एरिया हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका जैसे डेवलपमेंट लेंथ मान लीजिए आप कितना ले, तो जैसे पहले वाले केस में कितना आया था 31, 43 डाया आया था ना, 43 डाया इंटू डाया मान लीजिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 43 इंटू 16, 43 इंटू 16 आ गया था, तो ये आ जाएगा 688 mm²। ये डेवलपमेंट लेंथ है ना, तो डेवलपमेंट लेंथ में 2πr से मल्टीप्लाई करना है, यानी πd से मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा इंटू πd। अगर πd करें, पाई इंटू 16 करें तो ये जो है इसका वैल्यू है, ये हमारा आ जाएगा 34582 mm²। ये क्या आ गया, ये जो है हमारा क्या है, ये जो है हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करना है, तो अगर 8 mm डाया का 4 बार लिए तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इसका, यानी कि 43 अगर डाया हो जाएगा तो 43 इंटू 8 कितना हो गया, तो 43 इंटू 8 354 इंटू πd,
पाई इंटू 8, 354 इंटू पाई इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 8897 आ गया। किसका? एक बार का। तो इसका तो ऐसे ऐसे 4 बार है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे? 4 टाइम्स कर देंगे। अगर 4 टाइम्स करेंगे तो ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज होकर के हमारे पास आ गया 35588, ठीक है। लगभग यहाँ पे देखिए आपको हो रहा था 34,582 और यहाँ पे 35,588, यानी कि लगभग 1000 के आसपास 1000 mm² हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा? हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो इस केस में अगर मान लीजिए अगर जो स्ट्रेस है, जो टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप जो हो रहा है, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, उससे तो ये वैल्यू अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इस केस में, यानी कि हमारा जो है सरफेस एरिया बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो जो डेवलप्ड बॉन्ड स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, ठीक है। अगर कम हो गया तो हमारा सेक्शन सेफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं। और डेवलपमेंट लेंथ को भी चेक करना है। तो डेवलपमेंट लेंथ को चेक करने के लिए आईएस कोड जो बोल रहा है वो बोलता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है उसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे? MI/V + L0, ठीक है। तो यहाँ पे MI क्या है? तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है किसका? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है जब सारा स्टील जो है अपने परमिसिबल वैल्यू पे यानी कि 0.87 FY, LSM के केस में 0.87 FY तक पहुंच जाए, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग यहाँ पे MI बोलेंगे, ठीक है। और V जो है शियर फोर्स है, V शियर फोर्स, सपोर्ट पे जो शियर फोर्स लगेगा वो है। और L0 क्या है? L0 जो है वो एंकरेज का वैल्यू है, एंकरेज का वो वैल्यू है। और 5 ये सब आ गया। तो L0 का वैल्यू हम लोग यहाँ से, L0 का वैल्यू क्या होगा? एंकरेज का लेंथ होगा और 12 इंटू डाया, जो ये दोनों में 12 टाइम्स ऑफ डाया और प्लस एंकरेज का लेंथ, ये दोनों में जो ज्यादा होगा, ये यानी कि जो बड़ा होगा वो हम यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो तरीके के बाड़ होते हैं। एक तो आप हुक के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये आपका, ठीक है, इसको आप हुक की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्या करें? बेंड कर दिए, ठीक है। इस तरीके 2 तरीके से हम लोग इनकट बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एक स्टील दे दिए ऐसे, वो भी, ये 3 तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में तो हमने पढ़ चुका है। और यहाँ पे जो है 2 तरीके के बार है। तो यहाँ पे जो है इस केस में हमारा एंकरेज का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये कॉलम है हमारा इस केस में, तो इसका जो वैल्यू होता है वो n+1 इंटू डाया, ठीक है। n क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, n+1 इंटू डाया। और ये जो बेंड के केस में, बेंडिंग जो होता है, तो उस केस में जो यहां से ये वैल्यू होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा कितना होगा? ये जो वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए आपको अगर एंकरेज का जो वैल्यू है वो हर 45 डिग्री बेंड करने पे, ठीक है, हर 45 डिग्री बेंड करने पे 4 टाइम्स ऑफ डाया बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 45 डिग्री बेंड हुआ तो 4 टाइम्स ऑफ डाया ये हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो गया तब क्या करेंगे? 90 डिग्री बेंड हो गया तो 8 टाइम्स, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है इस केस में बात कर रहे हैं, मिनिमम कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ डाया, मैक्सिमम जाएगा कहां तक? 16 डाया तक, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे हुक की बात करते हैं। तो हुक के केस में जो एंकरेज का वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री घूम गया है। तो 180 डिग्री घूम गया है तो यानी कि 45 कितना? 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ 4 डाया यानी कि 16 डाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एंकरेज का वैल्यू 16 इंटू डाया हो जाएगा। और एन का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए 2 लेते हैं और बाकी दूसरे स्टील के लिए 4 लेते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड स्टील है तो एन का वैल्यू यहाँ पे जो है ये इसके लिए भी है, ठीक है, इसके लिए भी वही है।
तो अगर माइल्ड स्टिल है तो माइल्ड स्टिल के केस में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और अगर बाकी और कोई स्टिल है तो उस केस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो बॉन्ड का डिजाइन कर सकते हैं बॉन्ड के लिए। और बाकी और कुछ ज्यादा बातें नहीं है इसके अंदर, तो इतना जितना आपको चाहिए था उतना हमने आपको डिलीवर कर दिया। तो अभी तक हमने टोटल लगभग आरसीसी के अच्छे खासे पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी अभी जो बचे हुए पार्ट है हमारे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी अच्छे अच्छे एग्जाम में इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम है जैसे गेट है तो उसमें भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर जैसे कोई भी एसएससी जेई हो गया तो उसमें भी पूछे जाते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आरसीसी का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग यहाँ से कॉलम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिजाइन ऑफ कॉलम पढ़ेंगे, और उसमें जो भी क्राइटेरिया रहेगा सब कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को भी लाइक करना है आपको, और वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।